Good evening, everyone. Good evening, friends. Good evening, सभी को नमस्ते. Good evening. ABM मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 13 एम्प्लॉय फीडबैक एंड रिवार्ड सिस्टम MCQs पार्ट 1 है. 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. बढ़िया वाले मीडियम वाले 15 क्वेश्चन वी विल डिस्कस अबाउट. फटाफट ज्वाइन कर लीजिए. एक सेशन 7:30 से है ABM का और BFM का हम 8:30 से डिस्कस करेंगे. BFM की क्लास की डेली की डिमांड है आप लोगों की कि सर रोज BFM की क्लास होनी चाहिए, तो इसीलिए BFM 8:30 से रहेगा. BFM मैं 8:30 PM डेली रखूंगा, सोचा हुआ है. और 7:30 से जो क्लासेस होंगी उसमें हम कोशिश करेंगे बाकी सारे सब्जेक्ट कवर करने के लिए, जैसे ABM, ABFM, HRM, ये सब कवर करवा देंगे. BFM थोड़ा ज्यादा कठिन होता है, इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा समय देने की आवश्यकता है. ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन करिए. तब तक हम क्वेश्चन पर चलते हैं. Which are the following the most popular and prevalent means to gather feedback from the employee? एम्प्लॉय से फीडबैक लेने के लिए कौन सा पॉपुलर और मशहूर तरीका है, बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला तरीका है? गुड इवनिंग सभी को. क्लाइमेट सर्वे डेटा, परफॉर्मेंस सर्वे डेटा, रैंडम डेटा सैंपलिंग या जर्नल सर्वे? ठीक है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा प्रिवलेंट मेथड है क्लाइमेट सर्वे डेटा. क्लाइमेट सर्वे डेटा सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है फीडबैक के लिए. क्या होता है जो है क्लाइमेट सर्वे? तो मेजरिंग एम्प्लॉयज परसेप्शन ऑफ द प्रिवेलिंग क्लाइमेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड क्लाइमेट सर्वे. मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या मौसम चल रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय का परसेप्शन क्या है इस समय, मतलब माहौल कैसा है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, उसी को जानना ही क्लाइमेट सर्वे कहलाता है. Which of the following does not belong to the coverage of a typical survey? यानी जो सर्वे करवाया जाता है तो उसमें किस चीज को कवर नहीं किया जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी को, रिवार्ड को, कॉन्फ्लिक्ट को, वेल्थ को, किस चीज को कवरेज में नहीं रखा जाता है जब सर्वे करवाया जाता है? तो जब सर्वे करवाया जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी जाती है, रिवार्ड्स रखे जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात की जाती है, वेल्थ को लेकर के कोई बातचीत नहीं करी जाती. सर्वे में वेल्थ का कोई लेना देना नहीं होता है. ठीक है, तो क्लाइमेट सर्वे जब भी करवाए जाते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर रखा जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिवार्ड होता है, रिस्क होता है, वार्मथ होता है, सपोर्ट होता है, स्टैंडर्ड्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, आइडेंटिटी होती है, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन वेल्थ की कोई बात नहीं की जाती है. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे. आइडेंटिफाई द बेसिक गोल ऑफ एन इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल का बेसिक गोल क्या होता है? टू अर्न सेटिस्फैक्टरी वेजेज, टू बिकम द हेड ऑफ एम्प्लॉय यूनियन, परफॉर्म वेल, टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर रिवार्ड, टू मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स. तो एक एम्प्लॉय का, इंडिविजुअल का ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक गोल क्या होना चाहिए?
ठीक है। तो अब देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखो, तो एम्प्लॉय यूनियन का हेड बनना किसी का बेसिक गोल नहीं होता है। आप में से कई ऐसे होंगे जिन्हें यूनियन में इंटरेस्ट भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में टॉप मैनेजमेंट के चापलूस बनने की भी, स्ट्रांग बॉन्ड बनाने की भी आपका कोई मूड नहीं होता। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम टॉप मैनेजमेंट से कुछ लोग विद्रोह ही करते रहते हैं, दिस इज नॉट नीडेड। ओके, तो सेटिस्फैक्ट्री कमाई हो जाए मेरी, और मैं ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस दूं जिससे मुझे रिवार्ड मिले, ये होती है बेसिक रिक्वायरमेंट। तो हो जाएगा 1 और 3, ये हो जाएगा सॉरी सी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी प्राइमरी कैटेगरीज ऑफ रिवार्ड्स आर देयर इन टोटल रिवार्ड फ्रेमवर्क। टोटल रिवार्ड फ्रेमवर्क में कितने तरीके के रिवार्ड होते हैं, कितनी कैटेगरी के रिवार्ड होते हैं, सवाल यह है। टोटल रिवार्ड सिस्टम में कितनी कैटेगरी के रिवार्ड्स होते हैं। तीन तरीके के, 4, 5 या 6? टोटल रिवार्ड फ्रेमवर्क में फ्रेंड तीन तरीके के रिवार्ड की बात की गई है। कितने तरीके के रिवार्ड की बात की गई है? 3 टाइप्स के रिवार्ड के बारे में डिस्कस किया जाता है। 3 कैटेगरी आर पे, बेनिफिट्स और इंटेंजिबल रिवार्ड्स। पे, बेनिफिट्स और इंटेंजिबल रिवार्ड्स, ये होता है टोटल रिवार्ड फ्रेमवर्क में तीन तरीके के, 3 कैटेगरी के रिवार्ड्स, पे, बेनिफिट्स और इंटरिम रिवार्ड, इंटेंजिबल रिवार्ड्स। Which are the following is not in the fundamental rewards? इनमें से कौन सा फंडामेंटल रिवार्ड नहीं है? बेसिक सैलरी, रिटायरमेंट और इंश्योरेंस, हेल्थ केयर या लॉन्ग टर्म इंसेंटिव। फंडामेंटल रिवार्ड नहीं है कौन सा, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, अभी चैप्टर नंबर 13 चल रहा है और ये अगले 2-3 दिन चलेगा, तो बेसिक्स पढ़ लें चैप्टर नंबर 13 का, दैट विल बी गुड। तो फंडामेंटल रिवार्ड्स में लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स नहीं आते हैं। फंडामेंटल रिवार्ड्स में लॉन्ग टर्म इंसेंटिव नहीं आते हैं। तो देखिए, जो टोटल रिवार्ड होते हैं उसमें फंडामेंटल रिवार्ड होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड होता है और कैरियर एंड इन्वायरमेंटल रिवार्ड होते हैं। ठीक है, जो फंडामेंटल रिवार्ड होते हैं उसमें बेस सैलरी, बेसिक सैलरी, हेल्थ केयर, रिटायरमेंट एंड इंश्योरेंस होता है। परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड में आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंसेंटिव आते हैं, या एनी प्रॉफिट शेयरिंग प्लान जो भी हो, एंड रिकॉग्निशन। और फाइनली जो कैरियर और इन्वायरमेंटल रिवार्ड्स होते हैं उसमें कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मेंटरिंग प्रोग्राम, टैलेंट मोबिलिटी अपॉर्चुनिटी, वेलबींग प्रोग्राम वगैरह, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया था कि कौन सा फंडामेंटल रिवार्ड नहीं, तो फंडामेंटल नहीं, ये लॉन्ग टर्म इंसेंटिव वगैरह, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव किसमें आते हैं? ये फंडामेंटल में नहीं आते हैं, ये परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड में आते हैं। किसमें आते हैं? परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड में आते हैं। Which of the following are the pillars of comprehensive reward system? कॉम्प्रिहेंसिव रिवार्ड सिस्टम के कुछ पिलर्स की बात की गई है। बीएफएम में भी चैप्टर नंबर 13 ही डिस्कस करेंगे अपन। चैप्टर नंबर 13 ही बीएफएम में चल रहा है मौके पर। तो कॉम्प्रिहेंसिव रिवार्ड सिस्टम के पिलर्स हैं कितने, इनमें से कौन कौन से हैं, सवाल ये है आपसे। ये भी पूछा था कि कॉम्प्रिहेंसिव रिवार्ड सिस्टम के कितने पिलर हैं। कॉम्प्रिहेंसिव रिवार्ड सिस्टम के ये सभी के सभी होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। टोटल 5 पिलर होते हैं, कंपनसेशन, बेनिफिट, फ्लेक्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस, कैरियर डेवलपमेंट। ये 5 पिलर होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रिवार्ड सिस्टम के, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर होगा। ये है
There are 5 pillars of the comprehensive reward system: compensation, benefit, flexibility, performance recognition, and career development. Which model has demonstrated the dynamic relationship between employer and employees? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में एक डायनेमिक रिलेशनशिप के बारे में कौन सा मॉडल बात करता है? ये फ्रेंड्स वर्ल्ड एट वर्क है, ठीक है, एक साथ लिखा हुआ है बट ये वर्ल्ड एट वर्क है। तो वर्ल्ड एट वर्क, टोटल फ्रेमवर्क मॉडल, टोटल रिवॉर्ड मॉडल, टोटल रेवेन्यू मॉडल, टोटल रिकग्निशन मॉडल। ठीक है, तो वर्ल्ड एट वर्क टोटल रिवार्ड मॉडल जो है यही बात करता है, यही दिखाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक बेहतर रिलेशनशिप का, डायनेमिक रिलेशनशिप का। तो वर्ल्ड एट वर्क टोटल रिवार्ड्स मॉडल। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ टोटल रिवार्ड्स that collectively defines an organization's strategy to attract, motivate, retain and engage employee? तो टोटल रिवार्ड के कितने जो है एलिमेंट हैं जो कलेक्टिवली डिफाइन करते हैं क्या कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने, मोटिवेट करने, रिटेन और एंगेज करने की? तो टोटल फ्रेंड्स 6 हैं। कितने? 6 एलिमेंट हैं जो कलेक्टिवली कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी बनाए कि एम्प्लॉय को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, मोटिवेट किया जाए, रोक के रखा जाए, एंगेज किया जाए। ठीक है, 6 एलिमेंट्स ऑफ टोटल रिवार्ड कलेक्टिवली डिफाइन करते हैं स्ट्रेटजी को। कौन कौन से हैं? 6। कंपनसेशन, बेनिफिट, रिकॉग्निशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैलेंट डेवलपमेंट। ठीक है, कंपनसेशन, बेनिफिट्स, वर्क लाइफ इफेक्टिवनेस, रिकॉग्निशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और टैलेंट डेवलपमेंट। Under which element of total rewards comes the alignment of organizational team and individual efforts toward the achievement of business goal? तो ऑर्गेनाइजेशन, टीम और इंडिविजुअल सभी एफर्ट करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। तो ये क्या है? रिकॉग्निशन है, बेनिफिट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, टैलेंट डेवलपमेंट है। तो फ्रेंड्स ये चीज है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये क्या चीज होती है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल और टीम एफर्ट को अचीवमेंट ऑफ बिजनेस गोल की तरफ ले जाता है, दैट्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ओके, इन कंटेक्स्ट ऑफ टोटल रिवार्ड पॉलिसी ऑफ गूगल, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द गोल्स ऑफ द कंपनसेशन प्रोग्राम। इनमें से कौन सा कंपनसेशन प्रोग्राम नहीं है गूगल के टोटल रिवार्ड पॉलिसी का? टोटल रिवार्ड फिलॉसफी जो गूगल की है उसमें कौन सा गोल नहीं है कंपनसेशन पर? अट्रैक्ट एंड रिटेन द वर्ल्ड्स बेस्ट टैलेंट,
support Google's culture of innovation and performance, align employees and stakeholders interest, support those best talent and their families even after resignation from the organization। तो ये नहीं होता है, रिजाइन कर दिया तो भी आपको जो है वो फैमिली को और आपको सपोर्ट करते रहें, दैट्स नॉट गुड। सपोर्ट दोज बेस्ट टैलेंट एंड देयर फैमिली इवन आफ्टर रिजिग्नेशन, तो ये चीज नहीं होती है। तो देखिए गूगल की टोटल रिवॉर्ड फिलॉसफी है, आवर एम्प्लॉय हु हैव नेम्ड देमसेल्फ गूगलर्स आर एवरीथिंग, मतलब ये जो गूगलर्स होते हैं उनको सब कुछ मानते हैं, और इसमें होता है अट्रैक्ट करना लोगों को, इनोवेशन परफॉर्मेंस को बढ़ावा देना, एम्प्लॉय को और स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को अलाइन करना, बी पे गूगलर्स कंपेटिटिव कंपेयर टू अदर अपॉर्चुनिटी दे माइट हैव इन द मार्केट, मतलब गूगल के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको बेहतर कंपनसेशन और हर चीज दी जाती है। ठीक है, आता है क्वेश्चन नंबर 11, लेकिन पहले हम क्वेश्चन 10 से एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो सवाल यह है कि व्हिच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉपुलर एंड प्रेवलेंट मीन टू गैदर फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय से फीडबैक लेने के लिए सबसे मशहूर तरीका क्लाइमेट सर्वे डेटा होता है। क्लाइमेट सर्वे डेटा होता है। क्लाइमेट सर्वे क्या होता है? तो क्लाइमेट सर्वे होता है कि एम्प्लॉय का परसेप्शन क्या है, अभी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा क्लाइमेट है, उसके बारे में उसकी क्या सोच है, क्या राय है, वही क्लाइमेट सर्वे कहलाता है। जैसे बैंक में भी क्या स्थिति है, तो अभी आपसे मैं पूछूं कि बैंक में अभी क्या चल रहा है, क्या मौसम है, कैसी स्थिति है, तो सब आप बताएंगे सर वर्कलोड ज्यादा है, स्टाफ कम है, हालात खराब है, तो दैट्स द क्लाइमेट सर्वे। ओके, उसके बाद में खैर टॉप मैनेजमेंट ये बात मानेगा नहीं, जो हमने अभी कह दिया ये बात टॉप मैनेजमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं मानेगी, लेकिन सच्चाई यही है। फिर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कवरेज ऑफ अ टिपिकल सर्वे। जो सर्वे करवाया जाता है तो उसमें किस चीज को नहीं रखा जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को रखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रखते हैं, रिवार्ड्स को रखते हैं, वेल्थ की बात नहीं की जाती है, कितने धनी हो, कितना पैसा है तुम्हारे पास, वो सब मुद्दा नहीं होता है। तो क्या क्या चीजें होती है, स्ट्रक्चर रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, रिवार्ड रहता है, रिस्क रहता है, वार्मथ रहता है, सपोर्ट, स्टैंडर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट, आइडेंटिटी, ये सारी चीजें रहती हैं। फिर है आइडेंटिफाई करना है कि बेसिक गोल क्या होना चाहिए इंडिविजुअल का, तो इतना कमाए कि सेटिस्फैक्टरी वेजेज उसको मिले। यूनियन का हेड बनने की कोई इच्छा बेसिक नीड में नहीं आती, बेसिक गोल में नहीं आती है। अच्छा परफॉर्म करे ताकि उसको रिवार्ड वगैरह मिले, रिकॉग्निशन मिले, लेकिन स्ट्रांग बॉन्ड टॉप मैनेजमेंट का चापलूस बनना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो दो ही उद्देश्य हैं हमारे, 1 और 3। ठीक है, ओके। फिर आ गया कितने प्राइमरी कैटेगरी होते हैं रिवार्ड के, टोटल रिवार्ड फ्रेमवर्क में कितने तरीके के रिवार्ड होते हैं, तो फ्रेंड्स 3 तरीके के रिवार्ड होते हैं। 3 तरीके के रिवार्ड की बात की गई है। कौन सा? पे, बेनिफिट्स और इंटेंजिबल रिवार्ड। पे, बेनिफिट्स और इंटेंजिबल रिवार्ड्स। देन आता है इनमें से कौन सा फंडामेंटल रिवार्ड का पार्ट नहीं है। फंडामेंटल रिवार्ड में बेसिक सैलरी आ जाती है, रिटायरमेंट और इंश्योरेंस आ जाता है, हेल्थ केयर आ जाता है, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव आपका परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड में आते हैं, फंडामेंटल रिवार्ड में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि 3 तरीके के रिवार्ड की बात हुई है, फंडामेंटल रिवार्ड है, परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड है, कैरियर और इन्वायरमेंटल रिवार्ड है। फिर उनके बारे में भी बताया कि भाई बेसिक सैलरी हो गई, हेल्थ केयर हो गया, रिटायरमेंट और इंश्योरेंस, ये सारे फंडामेंटल रिवार्ड का पार्ट होते हैं। परफॉर्मेंस पर आधारित रिवार्ड मिलता है आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंसेंटिव के रूप में, या कोई और प्रॉफिट शेयरिंग प्लान जैसे शेयर वगैरह आपके साथ जो है बैंक आपको अलॉट कर दे। और कैरियर और इन्वायरमेंटल में आते हैं, आपका मेंटर आपको बनाया जाएगा, आपको वेलबींग प्रोग्राम चलाए जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी वर्किंग अरेंजमेंट्स, ये सारी चीजें दी जाती हैं। फिर है इनमें से कौन सा कॉम्प्रिहेंसिव रिवार्ड सिस्टम का पिलर है, तो 5 पिलर होते हैं, ध्यान रखिए कॉम्प्रिहेंसिव रिवार्ड सिस्टम के 5 पिलर होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हाउ मेनी पिलर्स आर देयर इन कॉम्प्रिहेंसिव रिवार्ड सिस्टम। 5 पिलर होते हैं, कौन कौन से? कंपनसेशन, बेनिफिट, फ्लेक्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस, कैरियर, डेवलपमेंट, ये 5 के 5 होते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव, और आंसर हो जाएगा डी। किस मॉडल ने डेमोन्स्ट्रेट किया है डायनेमिक रिलेशनशिप एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में, तो वर्ल्ड एट वर्क टोटल रिवार्ड मॉडल ने डेमोन्स्ट्रेट किया है, बताया है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक डायनेमिकली रिलेशनशिप होती है। फिर है टोटल रिवार्ड में
कितने एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में स्ट्रेटजी बनाते हैं अट्रैक्ट, मोटिवेट और रिटेन और एंगेज करने के लिए एम्प्लॉइज को। तो कितने एलिमेंट लगते हैं टोटल रिवार्ड के? तो 6 एलिमेंट लगते हैं फ्रेंड्स। कितने? 6 एलिमेंट्स आर देयर, जो कि मिल करके एम्प्लॉय को रोक करके रखते हैं। 6 एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो ये है फ्रेंड, देखिए 6 एलिमेंट हमारे कंपनसेशन, बेनिफिट्स, रिकॉग्निशन। देखो एम्प्लॉय आपके पास रुका क्यों रहेगा? अच्छी सैलरी पाएगा, अच्छे बेनिफिट्स पाएगा, उसको पहचान दी जाएगी, उसको मतलब अवार्ड वगैरह दिया जाएगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अच्छी रहे, टैलेंट डेवलपमेंट, ये सारी चीजें, और एक और है वर्क लाइफ इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए। ये कुल मिलाकर के अगर 6 चीजें उसको मिलती हैं तो एम्प्लॉय आपका रुका रहता है, अट्रैक्ट रहता है, रुका रहता है, मोटिवेटेड रहता है। कंपनसेशन, बेनिफिट्स, रिकॉग्निशन, वर्क लाइफ इफेक्टिवनेस या वर्क लाइफ बैलेंस भी कह सकते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और टैलेंट डेवलपमेंट। ओके, फिर टोटल रिवार्ड सिस्टम के किस एलिमेंट के तहत आता है? क्या? द अलाइनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल टीम एंड इंडिविजुअल एफर्ट टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ द बिजनेस गोल। बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का, टीम का, इंडिविजुअल का, सबका एफर्ट एक ही दिशा में लगाया जाए ताकि बिजनेस गोल को अचीव किया सके। तो ये क्या चीज है? ये सर जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। ये बेसिकली डेफिनेशन किसकी है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। फिर हमने देखा गूगल का जो टोटल रिवार्ड फिलॉसफी है उसमें से कौन सा गोल नहीं है कंपनसेशन का? तो अट्रैक्ट करना और रिटेन करना बेस्ट टैलेंट को है, सपोर्ट करना गूगल का कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड परफॉर्मेंस, बेस्ट टैलेंट को सपोर्ट करना, उनकी फैमिली को सपोर्ट करना, अगर वो रिजाइन कर देते तो ये चीज नहीं है। एम्प्लॉइज और स्टॉक होल्डर के इंटरेस्ट को अलाइन करना, ये सारी चीजें गूगल की पॉलिसी होती है। मे भी अब इसमें से कुछ क्वेश्चन ना भी पूछे जाए, मैं ये नहीं कहता कि जरूरी है पूछ लिया जाए, लेकिन मतलब आप अगर मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं आपको तो ऐसे क्वेश्चन बनने के सर चांसेस बहुत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच सिस्टम इज क्रिएटेड बाय ताज ग्रुप? ताज होटल जो होता है टाटा ग्रुप का है। दैट लिंक कस्टमर डिलाइट टू एम्प्लॉयज रिवार्ड। ताज होटल में कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है एम्प्लॉइयों के लिए जिससे कि कस्टमर और ज्यादा हैप्पी फील करे? सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोग्राम? मून, अर्थ, स्टार, मिल्की वे। आसान सा क्वेश्चन है और पूछा गया है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इवन इसका फुल फॉर्म भी पूछते हैं। तो स्टार्स प्रोग्राम है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टार्स प्रोग्राम है। ताज ग्रुप ने क्रिएट किया है स्पेशल थैंक्स एंड रिकॉग्निशन सिस्टम, स्पेशल थैंक्स एंड रिकॉग्निशन सिस्टम स्टार्स। ठीक है, स्पेशल थैंक्स एंड रिकॉग्निशन सिस्टम। ताज होटल रिसोर्ट एंड पैलेसेस ऑपरेट करता है टोटल 100+ होटल और रिसोर्ट को, 84 एकड़, मतलब 84 इंडिया में है, 16 अदर कंट्रीज में है, और 20,000 एम्प्लॉय इनके काम करते हैं। तो उन्हीं के लिए जो है स्पेशल थैंक्स एंड रिकॉग्निशन सिस्टम, ये रिवार्ड सिस्टम बनाया गया है। कंपनसेशन फॉर द सुपरवाइजरी जॉब इज नोन एज। जो कंपनसेशन सुपरवाइजरी जॉब के लिए मिलता है उसको क्या कहते हैं? रेन्यूमरेशन, वेजेस, पे, सैलरी। सब के सब आपकी सैलरी मतलब आपको जो पेमेंट मिलती है वही है। देखिए, आपको रेन्यूमरेशन मेहनताना बोलते हैं, वेजेस मजदूरी, वेजेस, सैलरी अगेन वही है, और पे अगेन वही है, लेकिन देयर इज ए डिफरेंस। सुपरवाइजर के लिए कुछ और बोलते हैं, टॉप मैनेजमेंट के लिए कुछ और बोलते हैं, लेबर वर्क के लिए कुछ और बोल देते हैं। तो सवाल यह है कि कंपनसेशन फॉर सुपरवाइजरी जॉब क्या कहलाता है? तो सर ये आपको सैलरी मिलती है। क्या मिलता है सर? सैलरी मिलती है। देखिए ये है, ये क्लासिफिकेशन याद रखें। जो मैनेजरियल रोल में है, टॉप, मिडिल या जूनियर में, उनको रेन्यूमरेशन मिलता है। क्या मिलता है? रेन्यूमरेशन दिया जाता है। जो सुपरवाइजरी रोल में है उनको सैलरी दी जाती है। जो क्लरिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में है उनको सैलरी दी जाती है। अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड, ये सब वेजेस पाते हैं। ठीक, इनको वेजेस दिया जाता है, ध्यान रखें। ठीक है, तो जो अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे जो लेबर वर्ग है, उनको वेजेस कहेंगे। व्हाइट कॉलर वाले आपके एजीएम, डीजीएम, जीएम रेन्यूमरेशन पाते हैं। और ये जो मैनेजर एंड स्केल 1 2 3 0, ये सब सैलरी में आ जाते हैं, क्लर्क एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है,
तो ध्यान रखें, पूछा जाता है सवाल सर घुमा टहला करके। घुमा टहला मतलब कि इधर उधर कुछ कर देंगे, जैसे मैंने चलो सुपरवाइजर के लिए पूछ लिया, वो हो सकता है अनस्किल्ड वर्कर के लिए पूछ लें, लाइक दैट। ओके, द कमेटी ऑन फेयर वेजेज प्रोनाउंस सर्टेन वेजेस कॉन्सेप्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग वन। मतलब इनमें से कौन सा वेजेज नहीं होता है? मिनिमम वेजेज, फेयर वेजेज, लिविंग वेजेज, नन ऑफ द अबव। कौन सा वेजेस सिस्टम नहीं है? विच इज नॉट अ वेजेस सिस्टम। तो सर ये सभी होते हैं, तो नन ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। लिविंग वेजेस भी होता है, मिनिमम वेजेस भी होता है, फेयर वेजेस भी होता है। आइए बताते हैं आपको कौन कौन से कमेटी ऑफ फेयर वेजेस ने प्रोनाउंस किया है। मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट है, लिविंग वेजेस का कॉन्सेप्ट है, फेयर वेजेस का कॉन्सेप्ट है, नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या फर्क होता है। मिनिमम वेजेस इज द वेजेस लेवल ऑफ टू सस्टेन द वर्कर। मतलब कम से कम जो है सरकार की तरफ से अनाउंस हो जाता है कि इतना सैलरी देनी है। तो मिनिमम वेजेस कि मतलब मजदूर जिंदा रहे, सस्टेन कर पाए अपने आप को, उसके लिए जो सैलरी दी जानी है मिनिमम वेजेस हो गया। लिविंग वेजेस कंसिडर द एस्पेक्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल नीड एंड इंश्योरेंस कवरेज। लिविंग वेजेस मतलब कि आप अच्छी एक ठीक ठाक जिंदगी जी सके, डिसेंट सी, तो आपकी सामाजिक जरूरतें और इंश्योरेंस की नीड पूरी हो जाए, वो लिविंग वेजेस की बात हो जाती है। फेयर वेजेस, फेयर वेजेस बिटवीन मिनिमम वेजेस एंड द वन व्हिच इज डिटरमाइंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू पे। मतलब कहने का कि मिनिमम वेजेस से ज्यादा हो, मिनिमम वेजेस से थोड़ा ज्यादा हो, और ऑर्गेनाइजेशन कितना पे कर सकती है उसके बीच में फेयर वेजेस, उचित उचित जो है मतलब मजदूरी। अब जैसे किसी काम के लिए अगर 500 मिलने चाहिए तो फिर 500 मिलने चाहिए, फेयर मतलब फेयर है। बोलते नहीं कि यार दिन भर अगर काम किया तो 500 मिलने चाहिए, आज से 10 साल पहले उसी काम को करने के लिए 300 मिलने ही चाहिए, इससे कम में नहीं होगा, तो दैट्स फेयर वेजेस। ओके, उसके बाद में नीड बेस्ड वेजेस, नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस आर एम्ड एट सेटिस्फाइंग द मिनिमम ह्यूमन नीड ऑफ द वर्कर। मिनिमम जो ह्यूमन नीड है, नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस मतलब उसकी जरूरत जरूर पूरी हो जाए, इतना मिनिमम वेजेस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कॉस्ट कटिंग कारपोरेट स्ट्रेटजी। कारपोरेट क्या करते हैं? कॉस्ट कटिंग करते हैं। तो कॉस्ट कटिंग एचआर के कौन से प्रोग्राम का पार्ट है? कॉस्ट कटिंग जो है वो एचआर प्रोग्राम, कौन से एचआर के प्रोग्राम का पार्ट है? इनोवेशन, इनोवेटिव पीपल, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, एक्सीड एक्सपेक्टेशन, कमिटेड टू एजाइल। तो ये एचआर की स्ट्रेटजी है, एचआर के प्रोग्राम है, एचआर के इनिशिएटिव है। तो कॉस्ट कटिंग किस में आएगी? कॉस्ट कटिंग एचआर के कौन से? ये ऑपरेशनल एक्सेलेंस का पार्ट होता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ऑपरेट कर पाए उसका पार्ट होता है क्या? कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग ऑपरेशनल एक्सेलेंस का पार्ट होता है। आइडेंटिफाई द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 आया था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये है सर, टू अवॉइड अननेसेसरी डिले इन द पेमेंट ऑफ वेजेज एंड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड डिडक्शन फ्रॉम द वेजेज। पेमेंट में डिले ना हो और अनायास के आपके पैसे न काट लिए जाएं। पहले क्या होता था, 800 रुपए सैलरी है बेचारे की, तो पता चला उसमें से 300 रुपए काट के खुद ही रख लिए, खुंची मार दी मतलब। ठीक है, ये सब होता था। इसीलिए ये बात हो रही है 1936 की, अंग्रेजों के टाइम की बात हो रही है सर ना, तो उस समय ये इसीलिए लाया गया था। ठीक है, तो वी आर डन विद द 15 क्वेश्चंस। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 11 से आपको दोबारा से डिस्कस कर देता हूँ।
रिवीजन जरूरी होता है फ्रेंड्स, ओके, रिवीजन जरूरी होता है, इसीलिए मैं खुद भी रिवीजन आप करवाता हूं और आपको भी करना ही चाहिए, ओके। ताज ग्रुप द्वारा कौन सा प्रोग्राम, मतलब कौन सा इनिशिएटिव लाया गया है ताकि कस्टमर की डिलाइट को बढ़ाया जा सके, एम्प्लॉय को रिवार्ड दिया सके? तो दैट स्टार्स, स्टार्स कौन सा प्रोग्राम है सर? स्टार्स। तो ताज होटल और रिसॉर्ट जो होते हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉइयों के लिए स्पेशल थैंक्स एंड रिकॉग्निशन सिस्टम, स्टार्स अवार्ड, मतलब सिस्टम, अवार्ड का सिस्टम लाया हो, जिससे कि कस्टमर खुश होते हैं और एम्प्लॉइयों को भी रिवार्ड मिलता है। उसके बाद में सुपरवाइजरी जॉब के लिए जो कंपनसेशन मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो सुपरवाइजरी के लिए सैलरी दी जाती है। रेन्यूमरेशन मिलता है जो टॉप मैनेजमेंट में होते हैं, मिडिल, लोअर और अपर मैनेजमेंट में। वेजेज मिलता है स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड वर्कर्स, लेबर को, ठीक है। तो हमने देखा था मैनेजर में, टॉप, मिडिल, जूनियर में जो होते हैं उन्हें रेन्यूमरेशन, यहाँ पर रेन्यूमरेशन है फ्रेंड्स, ओके। सुपरवाइजरी रोल हो, क्लरिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हो, सैलरी है। ज्यादातर हमारे फ्रेंड्स होंगे वो सैलरी वाले क्लास में ही आते होंगे, कुछ होंगे जो रेन्यूमरेशन में आते होंगे, ठीक है। अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, ये सब वेजेज में आते हैं और इसमें मेरे ख्याल से बैंक में इसमें कोई नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद में फेयर वेजेस कमेटी ने कई तरीके के वेजेस का अनाउंसमेंट किया है, उसमें मिनिमम वेजेस, फेयर वेजेस, लिविंग वेजेस सभी के सभी आते हैं। मिनिमम वेजेस आता है, लिविंग वेजेस आता है, फेयर वेजेस आता है, नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस आते हैं। कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजी जो होती है कॉर्पोरेट की, वो एचआर के किस प्रोग्राम का हिस्सा है? तो ऑपरेशनल एक्सीलेंस का पार्ट होता है, ऑपरेशनल एक्सीलेंस का ये पार्ट होता है। फिर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कि अवॉइड करना अननेसेसरी डिले, जो पेमेंट में, जो सैलरी देने में अननेसेसरी डिले हो रही थी उसको अवॉइड करना है, और बिना मतलब का जो अनऑथराइज्ड डिडक्शन किया जाता था मजदूरी से वो भी समाप्त करना था इसका उद्देश्य, ठीक है। तो बस अपनी क्लास यहीं पर खत्म हो जाती है, होप है आपको पसंद आएगा। कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर क्लास यहीं पर खत्म होती है। अगली क्लास में 8:30 पर अवेलेबल रहें। We will discuss about BFM. BFM में चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करेंगे। चाहे तो क्लास ड्रॉप कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। क्वेश्चन इससे मिलेंगे आपको, ये यकीन रखिए, लेकिन सिर्फ एमसीक्यू पढ़ के भला नहीं होगा, ये चीज है। एमसीक्यू सप्लीमेंट्स हैं फ्रेंड्स, ओके। आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे, फिर एमसीक्यू में जो कॉन्सेप्ट में रह गया वो एमसीक्यू में डिस्कस कर लिया, और या फिर दोनों को एक साथ मिक्स कर लिया कि कॉन्सेप्ट में भी था, एमसीक्यू में भी था। तो फिलर का मतलब जो कमी है उसको पूरा कर रहा हूँ बेसिकली मैं। आप ये समझ लीजिए कि मे भी कि आईवीएफ जो है कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाए जो हमने पढ़ाते समय नहीं ध्यान दिया, पर यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है फ्रेंड, तो 8:30